हेलो। कैसे हो सब? ठीक हो गए? आज तो स्कूल में खेल प्रतियोगिता हो रही थी, रेसलिंग हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया होगा। जो खाए पिए स्वस्थ होंगे वही रेसलिंग लड़ेंगे। और बहुत सारी और भी प्रतियोगिता होने वाली है, उसके लिए खुद को तैयार करिए। लेकिन इन सबसे बड़ी प्रतियोगिता जो आपकी है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जिसमें आपको पास ही नहीं करना है, अच्छे परसेंटेज से पास करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ से अपने स्तर से जो भी मदद आपकी कर सकता हूँ उसको करने का प्रयास करता हूँ। मैं जो है जल संसाधन पढ़ा रहा था क्लास 10th के लिए, जिसको मैं कई पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको अच्छे से आपको बताना है, इसलिए कई पार्ट में लेके आऊँगा। और उसी का एक और पार्ट यहाँ पे है, उसी के क्रम में जल संसाधन के बारे में हमने बता दिया क्या प्रकार हैं, कैसे कैसे क्या है। और आज जो लेके आया हूँ वाटर साइकिल के बारे में आपने समझा, किन रूपों में है वो समझा, कहाँ पे है वो समझा। आज हम समझेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को समझाना और एक अलग वीडियो के रूप में लाना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल में भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे और लॉन्ग में तो आएंगे ही आएंगे। इसमें क्या है कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में हर क्षेत्र में बहुत कुछ करना था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि लोगों की भूख की व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, उसके लिए कृषि कार्य को किस तरीके से पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण घटक हैं, क्या महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी मदद से कृषि क्षेत्र को तेज़ी से विकास दिया जाए, ये सारा प्रयास किया गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। आज़ादी के 60 के दशक में हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा क्योंकि इन परियोजनाओं के माध्यम से ही कृषि क्षेत्र का विकास, औद्योगिक क्षेत्र का विकास और भी बहुत सारे क्षेत्रों में जो विकास की संभावनाएं थीं वो इन्हीं परियोजनाओं के माध्यम से बन सकती थी। हम शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिस जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है, बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई। अच्छा, ये नदी घाटी जो ये परियोजनाएं हैं, इनके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो इनके माध्यम से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो इसका व्यापक प्रभाव डालती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उसको समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई। जब ये परियोजनाएं बनाई गईं तो इनका मुख्य उद्देश्य ही था कि सिंचाई के संसाधनों का विकास करना है, नदी के जल को संचित करना है और उसके माध्यम से विभिन्न नहरें निकाली जाएंगी और वो नहरें दूर दराज के क्षेत्रों में जाएंगी। जहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं है वहाँ पे जल की उपलब्धता पहुँचाई जाएगी और वहाँ पे कृषि कार्य को और पीने योग्य जल के संसाधन को मुहैया कराया जाएगा, जो बेसिक नीड है किसी भी जगह की। कृषि से हमारी भूख की पूर्ति होती है, पानी से हमारे प्यास की पूर्ति होती है। जब ये दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी भरपूर, उसके बाद ही हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर पाएंगे और कार्य कर पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जब ये परियोजनाएं बनती हैं तो वाटर रिजर्व बनाया जाता है, पानी को जल संग्रहण क्षेत्र बनाया जाता है। जैसे होता क्या है, ये जो परियोजनाएं होती हैं, एक मिनट, ये परियोजनाएं हैं, जैसे देखिए यहाँ से कोई नदी आ रही है,
ये नदी आई और नदी पे यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार बना दी गई, कंक्रीट की दीवार बना दी गई। ठीक, कंक्रीट की दीवार बना दी गई, ये दीवार बना दी गई और यहाँ पे पानी को संग्रहित कर दिया गया, यहाँ पे पानी को रोक दिया गया। यहाँ पानी, एक तो नदी तो है ही, और नदी के जल को यहाँ पे रोक दिया गया। अब रोक देने के बाद आपने देखा भी होगा जो बड़े बड़े बांध हैं वो एकदम सीमेंट के सपाट कंक्रीट की दीवारें होती हैं इस तरीके से, और यहाँ पानी को संग्रहित कर दिया गया। संग्रहित कर देने के बाद ठीक इस पानी को नहरों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में, ठीक, अच्छा, कृत्रिम झील बना के पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जल विद्युत की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब पानी को संचित किया जाएगा, ठीक, तो उसके बाद ये विभिन्न कई फाटक बना दिए जाते हैं। यहाँ पे कई फाटक जहाँ से पानी को नीचे के क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा, नीचे के क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा, ये पानी को छोड़ा जाता है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे टरबाइंस बना दी जाएंगी। ये टरबाइंस हैं, ठीक ना, ये टरबाइंस हैं, इन पे ये पानी गिरेगा। जैसे ये पानी गिरेगा इस टरबाइन पे, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, खूब तेजी से मूव करेगा। मूव करने से करंट जनरेट होगा और ये करंट इस रूप में यहाँ ऐसे निकलेगा और यहाँ जाके पावर स्टेशन है, ठीक ना, इन पावर स्टेशन में इस करंट को, इस इलेक्ट्रिक को कंज्यूम किया जाएगा और यहाँ से विभिन्न पावर ग्रिडों के माध्यम से सप्लाई दी जाती है और फिर हम तक भी ये बिजली, इन पोल के माध्यम से हमको फिर ये बिजली हमारे घर तक आती है, यही बिजली। तो समझे, ये एक हमने सिस्टम बताया किस तरीके से जल विद्युत का निर्माण होता है, समझाने का प्रयास किया है। बहुत बेहतर ढंग से तो नहीं, लेकिन हमने एक ओवरव्यू जरूर दिया उसके बारे में। कोई और अगर जो इसके बारे में आपको स्पेशली जानना होगा जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में ही, तो मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे ये काम करती हैं। ठीक, फिलहाल सिंचाई के बारे में आपको पता ही चल गया, इससे सिंचाई के संसाधन बन गए। यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ, सिंचाई के साधन, नहरें निकाली गईं। फिर ये जो पानी को यहाँ संचित किया जाता है, तो इससे विभिन्न कई जगह कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं। कृत्रिम झील का मतलब ये होता है कि जिसे आदमी ने बनाया हो। कृत्रिम का मतलब मैन मेड हो, नेचुरल ना हो। अब जैसे हमारे यहाँ रामगढ़ ताल है, ये भी एक तरीके का झील ही है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक है। लेकिन जिन जगहों पे ये बांध का निर्माण किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में अब यहाँ जो पानी को रिजर्व बनाया जाता है, रिजर्व वायर बनाया जाता है, जहाँ पानी को संग्रहित किया जाता है, ये कृत्रिम झील बन जाती हैं। चाहे ये यहाँ रहेगा, चाहे किसी और स्थान पे इन झीलों को बना दिया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, पर्यटन का विकास होता है। पहली चीज़ सिंचाई, दूसरा जल विद्युत परियोजना, तीसरा पर्यटन। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब इन क्षेत्रों में यहाँ से पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। जैसे देखो, अभी मैं भाखड़ा नांगल बांध के बारे में बताऊंगा। इस बांध के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। इंदिरा गांधी नहर पूरे राजस्थान की जीवनदायिनी नहर है, ठीक ना। तो ऐसे ही पीने योग्य जल की उपलब्धता, सिंचाई के जो संसाधन हैं उनका तो विकास पहले ही हो चुका है। उसके बाद थर्मल पावर लगा के जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। ठीक, पर्यटन का विकास हो रहा है। ठीक, आप ऐसे समझ लो कि दुनिया की जो भी सभ्यताएं हैं उनका विकास नदियों के किनारे हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है पीने के लिए और कृषि के लिए और हमारे ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। अब सामान्य सी बात है, जिस क्षेत्रों से ये पानी निकलेगा, चाहे नहर के माध्यम से, चाहे नदी के माध्यम से, जिस भी तरीके से, वो क्षेत्र क्या होगा, पूरी तरीके से उपजाऊ ही होगा ना। तो ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये बहुआयामी हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मत्स्य पालन किया जा सकता है, मछलियों का पालन किया जा सकता है, वो भी एक उद्योग धंधा है। विद्युत उत्पादन हुआ तो जिससे छोटे छोटे उद्योग धंधे, बड़े बड़े कल कारखाने चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक, तो ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसका बहुत सारा उद्देश्य है।
उसमें से कुछ नदी घाटी परियोजनाएं आपकी किताब में दिया गया, आपके सिलेबस में है, उसमें से 2 नदी घाटी परियोजनाओं को हम आपके सामने लेके आए हैं, समझेंगे अच्छे से। देखो, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना एक नदी है, बंगाल में बहती है। निकलती कहाँ है? झारखंड के, झारखंड में है, एक छोटा नागपुर का एरिया, पठारी क्षेत्र है, वहां से निकलती है और बहते बहते बंगाल में जाती है। बंगाल में एक समय इतना उपद्रव करती थी, यानी बाढ़ होड़ से इतनी तबाही लाती थी कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन आज क्या है, इस जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ही जो नदी कभी शोक कही जाती थी, आज वहां के लिए, वहां के विकास का एक इंजन सा काम करती है। देखिए, अमेरिका में टेनेसी नाम की एक नदी है, तो टेनेसी नाम की जो नदी है, वहां पे टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट लाया गया 1933 में अमेरिका में, और वो दुनिया में एक अपनी तरीके का अलग किस्म का प्रोजेक्ट था, जिसके माध्यम से ऐसे क्षेत्र की नदी जो एकदम दूषित, प्रदूषित और बदनाम थी बाढ़ के लिए, उस नदी पे वो परियोजना लाके उस क्षेत्र को खुशहाल और विकसित कर दिया गया। उसी की तर्ज पे भारत में भी ये दामोदर घाटी परियोजना आई, अपने यहाँ ये 1948 में आई, उसी तर्ज पे। और जो नदी कभी बदनाम थी, वो नदी आज जो है बंगाल के विकास में प्रमुख योगदान दे रही है इस परियोजना के माध्यम से। हुआ क्या, अब देखिए, झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल तक जाती है, कौन सी? दामोदर नदी, ठीक। और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। लेकिन जब ये परियोजना बन गई तो उसके बाद उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता है, ठीक। सिंचाई के संसाधन, पीने योग्य जल, उसके बाद जल विद्युत परियोजना, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। यहां से लगभग 2500 किलोमीटर की नहर निकाली गई, 2500-2500 किलोमीटर तक की नहर निकाली गई। उन क्षेत्रों में जो पठारी हैं, निर्जन हैं, ऐसे क्षेत्रों में जल की उपलब्धता पहुंचाई गई, जिससे वहां सिंचाई के संसाधन मिल सके और पीने योग्य जल की उपलब्धता भी हो सके। उसके बाद लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर का, कितना? लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र सिंचाई का इन क्षेत्रों में है। उसके बाद 1187 मेगावाट, 1187 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इतनी बिजली का उत्पादन हो रहा है, सोचो, इतनी बिजली जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है पश्चिम बंगाल का, इन सारे इंडस्ट्रियल एरिया को, जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ बिजली की सप्लाई इसी परियोजना से जाती है, ठीक। उसके बाद 2 और बांध बनाए गए इस नदी पे 2 और बांध बनाए गए, जो दामोदर नदी की सहायक नदियों पे ही बनाए गए। अब वो क्या है? एक तिलैया बांध है, ठीक। ये दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, दामोदर की ही एक सहायक नदी है बराकर। ये कहाँ? ये झारखंड के हजारीबाग में है। झारखंड में हजारीबाग नाम की एक जगह है जो कोयला उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो झारखंड के हजारीबाग में बराकर नदी, जो दामोदर की ही सहायक नदी है, उसी पे एक बांध बनाया गया, तिलैया बांध। एक बांध बना, दूसरा बांध जो है मैथन बांध है, ठीक ना। ये दामोदर और बराकर दोनों नदी पे बनाया गया। जहां ये दोनों नदी मिलती है, दामोदर और बराकर नदी जहां मिलती है, वहीं पे ये मैथन बांध बनाया गया। और तीसरा कोनार बांध है, जो दामोदर की ही सहायक नदी है कोनार, उसी पे बनाया गया। तो इन 3 बांधों, एक तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत इन 3 बांधों को बनाया गया, और इन 3 बांधों के माध्यम से, देखो, एक तिलैया, एक मैथन और एक कोनार, इन 3 बांधों के माध्यम से उस क्षेत्र में विकास की नई परिभाषा लिखी गई। किन रूपों में? सिंचाई के रूप में, पीने योग्य जल की उपलब्धता के रूप में, जल विद्युत परियोजना के रूप में, ठीक। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जल विद्युत परियोजनाओं को महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो ये हो गया, ये दामोदर घाटी परियोजना है। ये कहाँ है? ये देखो, झारखंड से निकलती है ये नदी और पश्चिम बंगाल में आती है। तो ये परियोजना वेस्ट बंगाल
ये नदी पश्चिम बंगाल तक बहती है, ये नदी पश्चिम बंगाल तक बहती है। लेकिन इन परियोजनाओं पे जो बांधों का निर्माण किया गया वो हजारीबाग क्षेत्र में है, ठीक। और जो ये बृहद परियोजना है ये पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है, ठीक। अब हम आ जाते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा और नांगल ये एक्चुअल में दो बांध हैं, भाखड़ा नाम के स्थान पे और नांगल नाम के स्थान पे। ये पंजाब और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है, ठीक। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये हमारे देश का एक ऐसी परियोजना है जो सबसे बृहद परियोजना मानी जाती है, सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। अभी तो इससे ऊंचा बांध टिहरी हो गया जो उत्तराखंड में बना, इसके बाद बना, लेकिन ये सबसे ऊंचा बांध माना जाता था, ठीक ना। अभी क्या है, इस परियोजना की विशेषता क्या है, ये पंजाब और हिमाचल दोनों में है और किस नदी पे, सतलज नदी पे बनाया गया है, सतलज नदी पे बनाया गया है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अच्छा, बांध तो समझ में आ गया, लेकिन ये गुरुत्वीय का क्या चक्कर है, ग्रेविटेशनल डैम है ये। ग्रेविटेशनल डैम का मतलब ये होता है कि जैसे हमने तुमको बताया कि ये जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई ना, ये बहुत ही मजबूत गिट्टी, कंक्रीट, पत्थर, उन सब से मिला के ये मजबूत दीवार सी बनाई गई, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण के मतलब एकदम समानांतर बना रहता है। उसमें थोड़ा सा भी वहां पे एकदम पहले उसको जाम किया जाता है, पत्थर, कंकड़, इन सब चीजों से, सीमेंट से एकदम जाम किया जाता है और फिर उस पे उस दीवार का निर्माण किया जाता है, ठीक। इस दीवार के बन जाने से ये जितनी मजबूत रहेगी, क्योंकि पानी का तेज बहाव को रोकने के लिए, नदी की धारा को ही रोक देने के लिए एक मजबूत दीवार की आवश्यकता है। और वो मजबूत दीवार जब एकदम आधारित रहेगी, एकदम बेस पॉइंट से एकदम ऊपर तक मजबूत रहेगी, ठीक ना, तभी तो उसे रोक पाएगी। इसीलिए उसे गुरुत्वीय बांध कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, जब यहां पे इस बांध को भाखड़ा नांगल बांध बना तो यहां पे जल को संरक्षित कर दिया गया। एक कृत्रिम झील बनी जिसे बोलते हैं गोविंद सागर, जिसे बोलते हैं गोविंद सागर। तो गोविंद सागर नाम का, ये गुरु गोविंद सिंह के नाम पे ये बना, ठीक ना। पंजाब के होशियारपुर में है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, पंजाब के होशियारपुर में ही मुख्य रूप से लोकेटेड है। तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पे ये गोविंद सागर परियोजना बनी, वहां कृत्रिम झील के रूप में बनाए। ये जो गोविंद सागर बना ये एक तरीके का कृत्रिम झील है, ठीक, जो किसके नाम पे पड़ी, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे पड़ी, ठीक। अब हम आगे देखेंगे इस झील का, अरे इस बांध का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो देखो, इस बांध का विस्तार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन 5 राज्यों में इस जो है बांध से जो जल की सप्लाई, जो पानी की सप्लाई होती है वो इन 5 राज्यों में की जाती है, ठीक। भाखड़ा नांगल बांध से जो पानी की सप्लाई है वो इन 5 राज्यों में की जाती है। और किसी समय जब ये परियोजना नहीं बनी थी तो ये भी क्षेत्र अपने बाढ़ और जो है जल ग्रहण क्षेत्र के लिए बदनाम था। लेकिन जब ये परियोजना बन गई तो विकास की एक नई परिभाषा वहाँ जन्म हो गई, नई परिभाषा पैदा हो जाती है उस क्षेत्र में। जो क्षेत्र कभी इस नदी के विकराल रूप और बाढ़ से त्रस्त रहता था, इस परियोजना के बन जाने से उस क्षेत्र में विकास की नई परिभाषा जन्म ली, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जो होशियारपुर है ये भी औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक ना। होशियारपुर, जालंधर और अमृतसर ये सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं पंजाब के। हाँ, और भी राज्यों में जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो इसी जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली से बिजली प्राप्त करते हैं। तो ये जो है 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, कौन, ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। उसके बाद यहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर की नहरें निकाली गईं।
राजस्थान का जो बृहद क्षेत्र है, उस बृहद क्षेत्र में सिंचाई और पानी की उपलब्धता इसी बांध के माध्यम से की जाती है। राणा प्रताप सागर बांध और इंदिरा गांधी नहर, ये सब इसी परियोजना की देन है। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं हैं भारत में, इनको हमने देखा। किसी को कुछ और चीज़ें जाननी होंगी, समझनी होंगी तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। अभी इसमें 3-4 बांध और हैं, उसे मैं इसी के अगले क्रम में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट एंड गुड लक।